जी बेटा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा पार्ट 2 में अब सवाल शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि हमारा जो टेस्ट वाला सवाल था ये मैंने पास पे ये क्वेश्चन बैंक से उठाया था, ये ओपनिंग और क्लोजिंग गलत हो गया था उसमें। तो चलें कोई बात नहीं, इस टेस्ट को अब कैंसिल कर देंगे ना हम। लेकिन टेस्ट कैंसिल नहीं होना, होना ये है कि अब इसको आपने कर लेना है होमवर्क में इस तरह से, और फिर इसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अब टर्म टेस्ट आ ही गया है कुछ दिनों में, तो उसमें कैश फ्लो का एक अच्छा सवाल होगा, ज़बरदस्त किस्म का। देखते हैं उसमें आप क्या करते हैं। तो बहरहाल ये चूँकि अब टेस्ट तो अब ये मैं नहीं चेक करवाऊँगा, लेकिन आपने तो करना है इसको कीजिएगा, फिर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 13 बोलो पेंसिल, टेस्ट नंबर 13 कैंसिल। चलो भाई शुरू करें जी। हाँ जी, कल क्या बताया था, अब टोटल रह गया मिला जुला के कोई 1 घंटा। मैंने फॉर्मेट बना लिया हुआ है, फॉर्मेट के अंदर रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी हमने, तो उसने क्या बोला, कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, जिसके अंदर रिजल्ट्स ऑफ कैंटीन, कंपटीशन और इवेंट अलग से नज़र आए। इनकम एक्सपेंडिचर में तो हम अलग ही शो करेंगे नेट करके, इवेंट नेट में इनकम है तो इनकम्स में, नहीं तो एक्सपेंसेस में। ऐसी कंपटीशन नेट करके इनकम पॉजिटिव है तो इनकम में, नहीं तो एक्सपेंसेस में। और कैंटीन तो वैसी ट्रेडिंग एक्टिविटी से नेट प्रॉफिट लेकर जाएगा आगे, ठीक है, सही है। तो ये जनाब 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, और ये 3 चीज़ों का फॉर्मेट आपके सामने बन गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत मुश्किल फॉर्मेट, इनकम लिखा 6-7 लाइनें छोड़ी, एक्सपेंसेस लिखा पहला सफ़ा खाली, सफ़ा नंबर 2। बैलेंस शीट में असल में तो इसके ऊपर हेडिंग आनी चाहिए फंड्स एंड लाइबिलिटीज़, जगह तंग है इसलिए मैंने वो खा लिया, आप लिख लिया करें, ठीक है। फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ होता था, फिर इक्विटी और फिर लाइबिलिटीज़, ऐसे ही फंड्स एंड लाइबिलिटीज़, फिर फंड्स, फंड्स के लिए 2-3 लाइनें, फिर लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी में करंट नॉन करंट अलग होंगी तो अलग लिखेंगे, आज वाले सवाल में भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, जगह की तंगी है, ठीक है। उसके बाद इधर हेडिंग होनी है एसिड्स, एसिड्स की हेडिंग के बाद फिर नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स, ओके, ठीक है ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट। उसके बाद ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पे मैंने बना दी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ज़रा कंजूसी से करना पड़ेगा, वो मैंने देखा अभी, ठीक है, हमारे पास वो भी तो है कमीशन। तो सेल्स लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल, बल्कि यूँ कर लेंगे ना, जीपी अलग से नहीं निकालेंगे, क्या ख्याल है। तो बहरहाल चलते हैं इंशाल्लाह आगे। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर लेंगे, फिर एक्सपेंस भी क्यों आ गया तो माइनस कर लेंगे, और प्रॉफिट बिफोर बोनस, और फिर वो मैंने पहले ही करवा दिया, ठीक है। चलें, बाकी लेजर्स मैंने वैसे ही ओपन किए हैं तरतीब के हिसाब से। अब मैंने आपको क्या कहा था जी, क्या कहा था, जब सवाल शुरू करना है तो क्या करना है सबसे पहले, नहीं नहीं वो जुमला है ना, बोला जिन जिन का, और आमिर भाई भी गिले गुले होके आखिरकार पहुंच ही गए, जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन होगा उन उन का लेजर ओपन करना, ठीक है। तो पॉइंट 1, क्योंकि ये तो रिसीट पेमेंट अकाउंट है, ये तो बाद में जाते हैं और सारे डेबिट्स क्रेडिट्स को पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है यहाँ पर हमें, ठीक है, ये लेजर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 तो गया, कैंटीन ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, ठीक है, कैंटीन इन्वेंट्री, सब्सक्रिप्शन एरियर एडवांस, टेलीफोन ड्यू, ड्यू आउटस्टैंडिंग, एरियर एक्रूड, एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है। अच्छा यहाँ से ना पता लगे वैसे टेलीफोन एक्सपेंसिव होना, तुसी कोई एक्सचेंज से लगे हो, ठीक है, गोल्फ क्लब है, एक्सचेंज थोड़ा ही है, बहरहाल फिर भी टेलीफोन आपको यहाँ पे पेमेंट में नज़र भी आ जाएगा अगर तसल्ली ना हो रही हो, ठीक है। तो एक्सपेंस के साथ ड्यू लगा है तो मतलब पेएबल, मतलब पेएबल। अच्छा उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू, यानी ये कंपटीशन एक्सपेंस जो है ना, ये पेमेंट है, इसको पहले लेजर बना होगा उसमें फेंकोगे, वहाँ से फिर एक्सपेंस निकल कर जहाँ भी जाना है हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये सारे ओपनिंग क्लोजिंग फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जनाब पहला लेजर मेरा ये बन रहा है, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में अभी तक सिर्फ आपने जो देखा जनरल फंड है, ये आखिरी 2 दिनों में जाकर इसमें 2-3 कॉलम्स आएंगे, वरना यही चलेगा, लेकिन फॉर्मेट हमारा काबू में आ जाएगा चलते चलते, ठीक है। तो जी क्या है जी, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कैंटीन ओपनिंग 71,000 में कर रहे हैं सवाल, क्लोजिंग 55.2, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर क्या है जी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैंटीन की कोई पड़ी है,
लेज बिस्किट जूस वगैरह जी। ओपनिंग 60, क्लोजिंग 39.5। फिर सब्सक्रिप्शन इनकम है जी, इधर देखें, एरियर रिसीवेबल और एडवांस ये लाइबिलिटी आई, ठीक है। तो एरियर ओपनिंग, ऊपर से ओपनिंग क्लोजिंग देख लो, ये ओपनिंग ये वाली लाइन चल रही है, ध्यान से ये लिखवा रहे हो ना, मेहरबानी तुम लोगों की। चलो जी, 15.8 और 27.6 यही है ना। ये जनाब मैंने ब्रॉड डाउन में लिखा 15.8 और कैरी डाउन 27.6। फिर एडवांस 55.2 और क्लोजिंग एडवांस 35.5, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, ड्यू है मतलब पेएबल है, तो टेलीफोन एक्सपेंस आज लेजर ज़रा ज़्यादा हो गया। ड्यू, ओपनिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू, उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंस, कंपटीशन एक्सपेंस भी ड्यू है, क्लोजिंग ठीक है जी। अब पॉइंट 1 तो हो गया ओवर। ऐसे सवाल पूरे का पूरा ऐसे फड़क जाता है, शुरू के सवाल है, आगे चल के भी 70% ऐसी ही कहानी रहेगी। एक दो एडजस्टमेंट है, तंग करना है हमेशा की तरह, हर टॉपिक में हर सवाल में ऐसा होता है। पेपर जो हुआ जी मौजूद सब साथ। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में क्या बता रहा है। फिक्स्ड एसेट बैलेंस है 1 जनवरी 12 पर, कॉस्ट अलग है, अक्यूमुलेशन अलग है। तो ये सब के सब क्या है जी, हमारे पास सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। चलो अच्छा चलो ठीक है, अब अलग अलग ही रखो। अब क्या बैठा हूँ, कैश फ्लो में तो अलग ही रख लो, ठीक है, अलग ही रखते हैं। तो 3156 ओपनिंग कॉस्ट है क्लब हाउस एंड कोर्स की, इसकी अकोमोडेशन 214.6। ऐसे फिक्सचर फिटिंग की ओपनिंग कॉस्ट है, इसकी ओपनिंग अकोमोडेशन। कोर्स इक्विपमेंट ओपनिंग कॉस्ट है, ओपनिंग कॉस्ट है वो 1 जनवरी पे बैलेंसेज है, और ओपनिंग अकोमोडेशन, ठीक है। आगे रेट्स दे दिए, इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन वगैरह हम निकाल के उसकी एंट्री करेंगे, और फिर ये ओपनिंग अकोमोडेशन क्लोजिंग बनेगा। और अगर एसेट्स में कोई एडिशन है तो एसेट के लेजर में लिख देंगे। वैसे आसान है, इकट्ठा भी बन सकता था, लेकिन आपको अलग कहा है तो अलग ही चलाते हैं, ठीक है। इसकी ओपनिंग मौजूद है, क्लोजिंग नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो तो बनाओ ना। तो क्या है जी, सबसे पहले क्लब हाउस एंड कोर्स ओपनिंग 3156, फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ओपनिंग 214.6, ठीक हो गया जी। फिर क्या है जी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ओपनिंग 552 आ गया आपका आलू है। ये एसेट है, इनकी डेप्रिसिएशन है, इसका डिस्पोजल होगा, कहीं नहीं जान छोड़ी IAS 16 ने आप, ठीक है। और यहाँ पर तो वो बुक वैल्यू वाला अकाउंट जो बनाना सीखा था IAS 16 में कैश फ्लो में, तो वो भी यूज़ होना शुरू हो गया फिर आखिरकार, जिस दिन के लिए बनाया था। इसमें भी अलग आज बन रहा है, कल से ये भी अलग नहीं बनना, ये भी बुक वैल्यू भी बना करेगा, डेटा ही ऐसे होगा। असल में बैलेंस शीट या बैलेंसेज सामने, उसमें बैलेंस शीट होती है ना कैश फ्लो में, तो बैलेंस शीट में वैसे ही बुक वैल्यू जाया करती है, इसलिए ज़्यादातर आपका बुक वैल्यू पे बनता था। कॉस्ट मिल जाती थी अलग और कमीशन अलग, तो फिर हम अलग कर लेते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मैंने फिक्सचर एंड फिटिंग्स एसिड को लिख दिया था, वो अकोमोडेशन को बैलेंस समझा जी। एसिड का बैलेंस कितना था, हाँ, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग है, मैंने समझा वो अकोमोडेशन है जी 166। नेक्स्ट क्या है जी, कोर्स इक्विपमेंट, कोर्स इक्विपमेंट ओपनिंग कॉस्ट 1262 और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसकी 542। ये अलग से आगे लिखने की जरूरत है, ये कोर्स इक्विपमेंट की है, ये फर्नीचर फिक्सचर की है, नहीं ना चलेगा। चल ले जी, ये पॉइंट भी गया। अच्छा, अब आगे वो कहता है कि अगले पॉइंट 3 में, पॉइंट 4 में ये PPE से ही रिलेटेड आपका डेटा गिवन है, और उसके बाद पॉइंट 5 में इंश्योरेंस है, 6 में जो है वो पहले बता दिया है, और 7 पॉइंट मैं कहता हूँ सिर्फ, बल्कि एंड पे ही आते हैं यार, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। ये तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, स्टेप 2 में क्या लिखा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस।
अब अगर सवाल में रिसीट पेमेंट या रिसीट्स और पेमेंट्स अलग से, पेमेंट अकाउंट रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं भी है, अलग से दी हुई हैं, तो पहले उनको पोस्ट कर लो, और अगर नहीं हो तो फिर हर एडजस्टमेंट को पकड़ के शुरू हो जाओ, वहाँ से जो डाटा मिलता है करते जाओ। तो फिलहाल अगला आसान काम क्या हो सकता है? रिसीट पेमेंट अकाउंट मौजूद है, आज तो इसको बनाना भी नहीं है, आज तो भाई भी नहीं है बनवाया हमसे, हैं आज हम बना लेंगे, घर बैठा सुन रहा लेक्चर, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, वो भी DA खान से है ना मेरे ख्याल से, है ना? हाँ इदरीस आज नहीं, आज हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। कल आके फिर कहेगा सर आपने कल बनाया नहीं, हालांकि हमने कल ही कह दिया था हमने नहीं बनाना, है ना। टाइम बचेगा, आप खुद देखोगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है आपको? बैलेंस, रिसीट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस। अब इसकी जो मैंने 2 एहतियातें बताई हैं शुरू में ही, वो क्या है? बच्चा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाना भूल जाता है, ओपनिंग फंड की कैलकुलेशन में ले जाना भूल जाता है। तो आपने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं पे आपको ओपनिंग जनरल फंड नज़र नहीं आया, इसका मतलब इस ओपनिंग ने कहाँ जाना होगा? जब जाना होगा ओपनिंग जनरल फंड में, तो अभी से लिख लो, बाद में भूले ना। मैं तो यूँ करता हूँ, बाकी जितनी बार मैंने बोलना है ना, ये 2 चीज़ें भूलते हो, आपको ये याद रह जाएगा और कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है। तो ओपनिंग जनरल फंड निकालते हुए, लेकिन चलो अभी से ही स्टार्ट से ही हम क्या करते हैं, ओपनिंग को कहाँ ले जाएंगे? ओपनिंग को ले जाएंगे वर्किंग 1 में। वर्किंग 1 ही है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट्स के अंदर यहाँ पर ओपनिंग सबसे पहले लिख लो, कौन सा? 1.8। अब ये यहाँ आ गया ना। अब चूंकि आपको पता ही है सारे लेजर्स को उठा के हमने यहाँ पर रखना है ओपनिंग्स को, तो ये पहले से ही आया हुआ है, अब नहीं मिस होगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी का तो हम जनाब, ये सिर्फ इसलिए एहतियात करनी पड़ी क्योंकि मैंने इदरीस भाई की बात इस सवाल में नहीं मानी और मैंने अपनी अब मनवानी है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा सेव होना है यहाँ से। तो पर्चे में आप ये करेंगे अगर बना बनाया मिल जाए, ठीक है। अब करना सिर्फ यही है, ठीक है, कि ये तो चला गया आपका वर्किंग 1 ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में, इसकी डबल एंट्री कोई नहीं हुई, बस ये ओपनिंग चला गया। अब डबल एंट्री शुरू होती है, ठीक है। तो जो यहाँ डेबिट नज़र आ रहा है वो डेबिट रेलेवेंट जगह पे क्रेडिट करोगे, अगर इसका लेजर मौजूद है तो लेजर में, नहीं तो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये 2 सवाल पढ़ के आपको नज़र आ गया था कि ये 2 जो हैं ये नेट होने हैं, तो इनको पहले ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस में लिखूं या इनकम में? तो भाई नज़र आ रहा है बज़ाहिर ही कि ये इनकम बननी है, फिर भी अगर आपने इनकम साइड पे ब्रैकेट डाल के इसको लिखा और जब एक्सपेंसेस साइड पर गए और उसको माइनस किया तो वो नेगेटिव में निकल आया और आपने इनकम में लिखा हो, तो काट के दोबारा लिख लेना नीचे जाके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ठीक है। तो ये काम दिल तो कर रहा था आप करें, लेकिन चूंकि हमने काफ़ी इंतज़ार किया बच्चों का, तो अब मैं डायरेक्ट ही कराता हूँ। नहीं, वो भी एक काम है, ये 2 तरीके की प्रेजेंटेशन है, वही तो बताने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं आज नहीं, बच्चे भी कम हैं, फिलहाल एक तरीका तो सीख लो ना। वो तरीका क्या है? इसके 2 तरीके हैं प्रेजेंट करने के, लेकिन उसके पीछे कोई ग्राउंड होता है, ये प्रेजेंटेशन के पीछे कोई ना कोई जो है वो वजह होती है। ये वाली प्रेजेंटेशन या जो आपने कही वो एक प्रेजेंटेशन क्या है, इन दोनों को नेट करें, नेट में इनकम आए तो पॉजिटिव आए तो इनकम में, नेगेटिव आए तो एक्सपेंसेस में। और दूसरी प्रेजेंटेशन ये है, इनकम्स को आप, रिसीट्स को आप इनकम में शो करो अलग, और एक्सपेंसेस में आप पेमेंट्स को शो करो। ये दोनों कब कब होने हैं ये मैंने अभी नहीं बताया, फिलहाल मैंने तरीका ही एक बताया, ये तो सीख लो, ठीक है। ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, मतलब निस्बतन मुश्किल है सीखना, तो पहले ये सीख लो, फिर देख लेंगे, एंड पे जाकर देखेंगे, अब थ्योरी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और NPO पढ़ रहे होंगे तो ये पढ़ने वाली बातों में एक चीज़ आएगी, वहाँ समझाऊंगा फिर, ठीक है। ले जी, अब शुरू हो जाओ फिर। सब्सक्रिप्शन, अब इधर देखो, क्योंकि मैंने लेजर बनाना नहीं है इसलिए वो डेबिट, मेरी तो आदत है डेबिट पूरा यहाँ पे बोल दूंगा, टिक कर दूंगा, तो वो मेरा लेजर, ये समझे ये लेजर अब बनना शुरू हो गया, बन यहाँ पे रहा है, तो टाइम बच रहा है इस वजह से। कैसे? ये हमने किया डेबिट 654.9 इधर डेबिट, और ये 654.9 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया रिसीट पेमेंट, उधर जो था वो पहले ही लिखा हुआ है, कैश बैंक लिख लो, ठीक है, रिसीट पेमेंट लिख लो, जो मर्जी लिख लो। ये बात समझ आई आप? कितना आसान हो गया ना, वरना दूसरे लेजर में जाकर फिर इसके आगे लिखते हम सब्सक्रिप्शन इनकम, और वो फिर कम लंबा काम था, बचत होगी टाइम। आगे चलो, नेक्स्ट कैंटीन रिसीट्स। अब ये कैंटीन की सेल्स है, कैंटीन के डेटर्स का कोई लेजर नहीं है, हो सकता था,
हो सकता था वो कहता कि इधर भी खाता चलता है हमारा महीने का और हम बिल बनाते हैं सारे मेंबर्स का, महीने के आखिर में बिल उनको भेजते हैं, वो अगले महीने की 4-5 तारीख तक देते हैं, तो फिर डेटर आ रहे होते हैं, तो ठीक है ना, सही है। लेकिन आज क्यों नहीं नज़र आ रहे डेटर कैंटीन के, किसी एडजस्टमेंट में भी नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको आगे एडजस्टमेंट पढ़ाई हैं, ये पीपी से रिलेट कर रही हैं, ये इंश्योरेंस की है, ये एक बोनस है और बस एनआरवी है, ठीक है। तो इसलिए बस फटाफट लिखते जाओ फिलहाल जी। तो कैंटीन रिसीट्स सेल्स हैं, एंट्री 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 कैश डेबिट कह दो या रिसीट पेमेंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से जी? कितना आसान काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गोल्फ कोर्स फीस। ये क्या है? भाईजान गोल्फ क्लब है, जो लोग गोल्फ खेलने आते हैं उनसे उसकी फ़ीस लेते हैं, मेंबर्स ही खेलने हैं तब भी फीस लेते हैं। आपको पता होगा होपफुली कि एक होती है मेंबरशिप, आपको क्लब अपना मेंबर बना लेता है, आप जाएं घूमें फिरें बैठें खाएं पिए। एक ये है वहाँ पर मौजूद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करें तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो गोल्फ क्लब के मेंबर्स होंगे, सब्सक्रिप्शन भी पे कर रहे हैं, लेकिन अगर गोल्फ खेलेंगे तो उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं। आप स्नूकर क्लब पे चले जाएं, ठीक है, चाहे आप उन्होंने मेंबर भी अपना बनाया हो, लेकिन गेम खेलेंगे तो वो एक गेम के पैसे जो हारता है वो देता है ना, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इससे एनपीओ की है, नॉर्मल इनकम की स्ट्रीम है, ठीक है। तो कोई इसका लेजर नहीं बना हुआ इसलिए डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे, लेकिन एंट्री इस तरह से डबल, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट और सीधा ही बारो बार इनकम क्रेडिट, कितने से? 284 गोल्फ कोर्स फी, ठीक है जी। तो बचत हो रही है ना टाइम की, बस ये कोशिश करनी। लेकिन कल इदरीस के मशवरे ने फ़ायदा दिया, ज़्यादा अच्छा समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो इवेंट रिसीट्स जी, इवेंट रिसीट्स, अब इवेंट रिसीट्स इनकम में डेबिट इधर डेबिट है, इनकम में क्रेडिट होनी थी, लेकिन चूंकि इनसे रिलेटेड आगे इवेंट एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं इसलिए फिलहाल इसको ब्रैकेट में रख लो और अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है वो कर लो। अगर बाद में मिसाल के तौर पे कोई एडजस्टमेंट होती है एक्सपेंस की और ऐसी होती है कि वो नेगेटिव कर देता है उसको, तो फिर काट के तो एक्सपेंसेस में ले आना। फिलहाल अपेरेंटली क्या लग रहा है, 86 है, रिसीट में 47 है, अल्टी बाद में जाके एक्सपेंस में, तो फिर ये नेट होकर इनकम ही आएगी। तो यहाँ पे आकर मैंने लिखा इवेंट ना, इवेंट बस इवेंट, और आगे जी देखो रिसीट पेमेंट डेबिट, रिसीट इवेंट रिजल्ट भी लिख सकते हो, इवेंट रिजल्ट भी लिख सकते हो अगर दिल नहीं कर रहा कि इवेंट सिर्फ इवेंट लिखा हुआ है जी। रिसीट पेमेंट डेबिट और इनकम क्रेडिट, कितने से? अच्छा, ऐसे ही जब एक्सपेंस आएगा तो वहां पे एक्सपेंस क्रेडिट होके इधर डेबिट होना है। अब वो डेबिट अगर इधर हो तो डेबिट ऐसे होगा ना, लेकिन अगर इनकम में डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस करके शो कर देंगे और नेट में आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, समझ आई है? नहीं, वो अलग अलग लेजर होते थे उनको लेकर आते थे, बहरहाल ठीक है आप कह लो प्रोविजन और डेट्स की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन फी, डबल एंट्री बोलो, डबल एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट कंपटीशन क्रेडिट कंपटीशन रिजल्ट, इवेंट रिजल्ट लिख देता हूँ। इवेंट रिजल्ट कितना था? अच्छा, ऐसे ही कंपटीशन रिजल्ट नेट रिजल्ट है जी क्या है जी? 46.6 से रिसीट पेमेंट डेबिट और ये इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया। और लास्ट इज कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड। भाई ये क्या है? डिस्पोजल। तो डिस्पोजल पर क्या आया हुआ है आज? कैश लो में ये ढूंढा करते थे, आज ये गिवन है, आज गेन लॉस मिसिंग है। तो डिस्पोजल का लेजर बना लेते हैं जी। बेटा कंपटीशन फीस का लेजर नहीं बना हुआ, कंपटीशन एक्सपेंस का लेजर बना हुआ है। जब एक्सपेंस को लाएंगे तो उसको इधर डालेंगे, यहां से निकलेगा एक्सपेंस, वो एक्सपेंस फिर इधर जाकर लिखेंगे। इनकम की एडजस्टमेंट नहीं है ना, एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, ठीक है, समझ आई ये बात?
क्वेश्चन तो वैलिड है। ये कोई इकट्ठा इनकम एक्सपेंस का लेजर इकट्ठा नहीं बनता। एक्सपेंस का लेजर इकट्ठा बना के उसमें प्रीपेड या पेबल रख सकते हैं। इनकम का लेजर इकट्ठा बना के उसमें अनअर्न्ड या जो है वो रिसीवर रख सकते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंस को तो इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्सपेंस का लेजर है, इनकम का लेजर नहीं है। ओके, अच्छा जी, तो ये जगह मुझे नजर आ रही है। नंबर 13 वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ छोटी सी डिस्पोजल का लेजर बना लेते हैं। डिस्पोजल है जनाब कोर्स इक्विपमेंट का। चलो डिस्पोजल एक ही है वैसे है। अब क्या आ रहा है जी हमारे पास, ये बैंक मतलब रिसीट पेमेंट। एंट्री क्या बनी हुई है, एंट्री क्या बनी हुई है, रिसीट पेमेंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 19.8। अब देखो कितना टाइम बचा, ये सारा कुछ लिखना पड़ता लेजर के अंदर, ऐसे 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 करते। सही है जी। अच्छा, अब पेमेंट साइड आ गई, और पेमेंट साइड पे क्या नजर आ रहा है, कैंटीन पेमेंट्स को देखकर तो ये लगता है कि ये कैश परचेजेस हैं, ऐसे ही है ना, नहीं लग रहा। कैंटीन की पेमेंट्स जैसे कैंटीन रिसीट्स थी ऐसे ही कैंटीन पेमेंट्स, नहीं क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि ये क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रही है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ। हमने यही अज्यूम करना है, लेकिन क्लियरली लिखा होता पेमेंट टू क्रेडिटर्स, फिर तो लड़ाई नहीं थी ना। लड़ाई कहाँ पड़ेगी, सिर्फ लव्स परचेजेस भी लिख दें, ये तो कैंटीन पेमेंट्स है, सिर्फ लव्स परचेजेस भी लिखा हो तब भी हमने क्या अज्यूम करना है, क्योंकि ये बैंक की पेमेंट साइड है। रिसीट पेमेंट मतलब बैंक भी इसी में पड़ा है ना, ठीक है, तो उसूल लिखवाया हुआ था। तो बहरहाल ये क्या है, पेमेंट टू। अब इसकी डबल एंट्री क्या है, रिसीट पेमेंट, रिसीट पेमेंट डेबिट हो रहा है। डबल एंट्री बोलो सही से, तरतीब सीधी करो। अच्छा आपने पहले इसको क्रेडिट बोल दिया तो फिर क्रेडिटर को डेबिट बोल दो, लेकिन डबल एंट्री फिर दोबारा मुझे सीधी करके बोल के बताओ जी। क्रेडिटर डेबिट ट्रेड पेबल कितने से 213, ये देखो ये देखो ये देखो है कितने, है कितने, ये देखो कितना है 213। ये देखना जरा देखना जरा देखना जरा, ट्रेड पेबल्स डेबिट, ट्रेड पेबल्स डेबिट और रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। है फायदा कि नहीं, है फायदा कि नहीं। अभी तक बहुत सारी नई बातें हमने वैसे कर ली हैं, लेकिन लेक्चर मैंने अपलोड करा दिया है फौरन ही, अभी हो जाए। अच्छा नेक्स्ट आगे क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, क्लब हाउस, वेजेस एंड सैलरीज। अब दोनों अलग अलग बता दिए तो अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई लेजर है वेजेस पेबल, वेजेस पे, वेजेस प्री पेड या एडवांस, कोई नहीं है ना, तो डायरेक्ट इसको भी ले जाएं दोनों को, ठीक है। तो एंट्री बनी 284 से एंट्री बनी ये वेजेस एंड क्लब हाउस एंड कोर्स वाली, तो क्लब हाउस एंड कोर्स में ही आएगी ना। कैंटीन वाली कैंटीन में जाएगी। क्या सिर्फ कैंटीन पे मुलाजिम रखे हुए हैं आपने, कैंटीन तो इतनी सी चीज़ है, इतना बड़ा गोल्फ कोर्स जो है उसमें मुलाजिम ही कोई नहीं है, हद हो गई यार। सही है। अच्छा आगे सवालों में जाके यूं भी करेगा, ये टोटल वेजेस हैं, इसमें इतने परसेंट कैंटीन का, इतने परसेंट, तो वो भी अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। खैर तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, ठीक है जी। अब कितना है जी, ये देखो जरा एंट्री टू, अच्छा महज इत्तफाक है वैसे है, 284 से वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और ये लेजर मेरा बन रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है। टाइम बच रहा है ना टाइम, वरना आप बना के देख लो, इधर घर पे बना के देख लेना, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा 5 मिनट लग जाने आपके, एक एक सेकंड कीमती होता है, तो बचाओ जो बचता है। नेक्स्ट क्या है जी, कैंटीन की वेजेस, एंट्री तो वही है एक्सपेंसेस डेबिट, लेकिन एक्सपेंसेस डेबिट कहाँ होना है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीपी अगर मैं मिस कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में लाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन उस इन दोनों को नेट करके क्या आया करता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, वो मैं ज़रा नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह तंग है, मैंने अब फॉर्मेट बना लिया है, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट ही क्या लिख देता हूँ जी, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस। कोई मसला तो नहीं इस बात से आपको, है भी तो अब मैंने तो लिख दिया जी। 78.9 से वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कोर्स रिपेयर्स,
वो जो हमारा कोर्स है, जैसे जैसे मैंने आपको स्नूकर क्लब की मिसाल दी है, अगर स्नूकर टेबल ख़राब हो जाए तो उसको सही कराने के लिए जो खर्चा होगा वो क्लब का ही खर्चा है ना। तो गोल्फ क्लब है, इसके में गोल्फ कोर्स जो होता है उसमें ख़राब हो गया कुछ थोड़ा सा, तो उसको रिपेयर करवाया, तो उसका खर्चा क्या है? नॉर्मल क्लब का खर्चा है, ठीक है। अब भाई का दिल कर रहा है इसको भी कैंटीन में ले जाऊँ, कैंटीन में सिर्फ कैंटीन का क्लियर, मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है, मैं नाराज़ क्यों होते, ठीक है। कैंटीन का खर्चा क्लियरली जो लिखा होगा वो कैंटीन में जाएगा, बाकी ज़्यादातर खर्चे तो वैसे ही हमारे क्लब हाउस के ही होने हैं, क्लब के ही होने हैं, ठीक है। तो ये रिपेयर एक्सपेंस है, कोई लेजर इसका नहीं आ रहा है, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस कितना जी? 149.9। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, अब अगले जो है ना जी, अगले जो हैं इनमें इंश्योरेंस की भी एडजस्टमेंट आ रही है। मैंने आपको पढ़ने तो नहीं दी, लेकिन इंश्योरेंस को पढ़ने से थोड़ा सा ही पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें से कोई प्री पेमेंट वाला चक्कर निकलना है, तो इसलिए इसको भी लेजर के अंदर ले जाता हूँ मैं। इसका लेजर ओपनिंग तो नहीं था, शायद क्लोजिंग निकल आया, या एडजस्टमेंट में ओपनिंग भी हो क्लोजिंग भी हो, अभी मुझे नहीं पता, मैंने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाई, लेकिन मैं इंश्योरेंस को रख रहा हूँ लेजर में, ठीक है। लेजर ओपन करूँगा, ये जो आप माजरत के साथ मैंने पढ़ने नहीं दिया, वैसे पढ़ के देखो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर कवर्स 1 अक्टूबर से 30 सितंबर अगला साल, ठीक है। अब अगर हमारा ईयर एंड हो जाना 31 दिसंबर पे, तो जो इंश्योरेंस पे हुई है वो तो अगले भी 6-8 महीनों की हो गई है, तो इसका मतलब क्लोजिंग में प्रीपेड आ रहा है, क्लोजिंग प्रीपेड आ रहा है ना, तो लेजर बना लो, ठीक है। अच्छा, अगली बात पता है क्या है? अगली बात कहता है पिछले साल का भी प्रीमियम था, यहाँ से पता लगा कि ओपनिंग में भी प्रीपेड है, तो ये तो वर्किंग करके ही देखेंगे, पर मैं फिलहाल सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस पेमेंट साइड पे नज़र आया है, उसका लेजर नहीं है, सवाल तो पढ़ के ही हम शुरू करते हैं ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ओपनिंग क्लोजिंग नज़र नहीं आ रहा होगा, एडजस्टमेंट देगा नीचे, जहाँ से फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायल तो है नहीं कि सारा ओपनिंग ट्रायल था, फिर सारा ओपनिंग बैलेंसेस आए, फिर उसमें डेबिट्स क्रेडिट्स हुआ, फिर क्लोजिंग ट्रायल में मिला, ऐसा तो कुछ है नहीं। बैलेंस शीट तो पिछले साल है नहीं हमारे पास, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड डाटा है, बस देख रहे हैं जो चीज़ें जैसे मिल रही हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस का लेजर बना, जगह मेरे पास अल्लाह कीता हैगी, हूँ कुछ होर ना आए, होर गुंजाइश हूँ को नहीं रहेगी, इंश्योरेंस का तो लेजर बन गया जी। दीवार पे कर दूँ? अच्छा भाई जी, इंश्योरेंस, इसको थोड़ा सा तो इंश्योरेंस को इज्जत दो जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस एडजस्टमेंट से पता लगा है, वरना आप क्या करते, मिसाल के तौर पे आपको एडजस्टमेंट आपने नहीं पढ़ी, हालांकि एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ, अब कहता हूँ 200 सवाल पढ़ के आप आगे चलें, तो शुरू के सवाल है, मैं ज़रा आसान तरतीब से चल रहा होता हूँ, एडजस्टमेंट मैंने नहीं पढ़ाई, वरना तो आप सवाल पढ़ के शुरू करते, पता तो आपको होना था। लेट से आपको नहीं पता चला उस वक्त, और आपने क्या किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस सीधा इधर लिख दिया, और बाद में एडजस्टमेंट पता लगा, ओहो इसमें तो एडजस्टमेंट, तो कोई हल नहीं यार, यहाँ से काट दो, लेजर बनाओ और दोबारा से फिगर्स लिख लो, कोई मसला नहीं है। प्लीज़ इससे ज़रा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते, ये नहीं है कि आपने कुछ गलत लिखा है तो -1 करेगा, मैक्सिमम क्या है 0, ये 0 से कम नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिलेर हो जाओ, थोड़ा सा देर, अब तो 90 लेक्चर पढ़ लिए अहमद, अब तो थोड़ा दिलेर हो जाओ, हो गए हो अहमद, बुज़दिल हो के शेर दिल हो, अब पहले क्या थे? नहीं, अच्छा जी चलें वापस आएँ। अच्छा जी, अब इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस लेजर बन गया इंश्योरेंस एक्सपेंस का, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 72 से, ठीक है। टेलीफोन और ये इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही लेजर में है ना? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टेलीफोन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बारो बार, जिसका लेजर नहीं है बारो बार पीर बधाई है जी। तो 40 कितना है जी? ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो टाइम बच रहा है या नहीं लेजर को अवॉइड करने से जी? 47.3 से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक जरूर कर देना ताकि मिस ना हो। अगला है टेलीफोन, लेजर मौजूद 19.7, तो एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 19.7 और रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक। नेक्स्ट,
इवेंट एक्सपेंस वैसे तो इसने जाना था, इधर देखो इवेंट एक्सपेंस इधर डेबिट करने की बजाय इधर डेबिट होना तो यहां था, लेकिन इवेंट एक्सपेंस का लेजर बना हुआ नहीं, वो कंपटीशन का बना हुआ, इसलिए ले आओ, ठीक है। तो डबल एंट्री वैसे तो बनती है एक्सपेंस यहां डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, लेकिन एक्सपेंस को डेबिट करने के लिए हमने क्या करना है, उसको रिलेटेड रिसीट में से नेट करना है, तो फिर इधर डेबिट कर दो, यानी कि इनकम में डेबिट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट से जो क्रेडिट हुआ है फिगर कितना है 47.3, ये देखो अब एक्सपेंस डेबिट 47.3, एक्सपेंस कंपटीशन क्या है, इवेंट एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, नहीं असल में ना दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। एक ट्रीटमेंट ये है कि इन दोनों को नेट करके नेट रिजल्ट शो करो, जिस तरफ आता है, पॉजिटिव तो इनकम में, नेगेटिव तो एक्सपेंस में, या इनकम को रिसीट को शो करो इनकम में और पेमेंट्स को शो करो एक्सपेंसेस में। लेकिन ये दो अलग अलग वजूहात की बिना पे होता है, वो मैंने अभी नहीं बताई, इसलिए फिलहाल समझ लें बस एक ही तरीका है। इसके पीछे ना इसके पीछे ना ऐसा फंड रेजिंग इवेंट है ना ये, तो इसके पीछे आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, इस पर थोड़ी गाइडेंस देते हैं। दिल नहीं था कि बात को थोड़ी सी कर देता हूँ, चलो अब कि अगर तो आपको इससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, कि किसने ये फंड रेजिंग की और सारा कुछ कर करा के अगलों ने आपको पैसे दे दिए, तो आप नेट के हिसाब से चलते हैं, और अगर आप खुद सारा कुछ कर रहे होते हैं तो फिर ग्रॉस अलग अलग शो करते हैं। लेकिन ये अब फिलहाल रहने दें, एक तरीका ये सीख लेना, इसको पक्का कर लें, यूँ समझ लें कि बस ये करना होता है ताकि ये तो पक्का हो। क्या करना होता है, अगर किसी चीज़ की रिसीट साइड पे पैसे नज़र आ जाएं, रिसीट पेमेंट साइड पे किसी चीज़ के पैसे नज़र आए आते हुए और पेमेंट साइड पे जाते हुए, तो फिलहाल समझो एक ही ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं एनपीओ के, इनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं कि इनको करो नेट और नेट रिजल्ट शो करो, पॉजिटिव है तो इनकम, नेगेटिव है तो इनकम। हालांकि दूसरा ऑप्शन है पर अभी समझो नहीं है, एक मिनट के लिए जरा इसको तो याद कर लें पक्का, ठीक है। ये मुश्किल है, दूसरा तो आसान है, रिसीट इनकम में और पेमेंट एक्सपेंस में, तो बताना है कि कब क्या करना है। ये मुश्किल है, जरा इसको इस तरह से इधर सीख ले, समझेंगे। फिलहाल मजबूरी है, पाबंदी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ में कहते हैं कि ये करो, इसलिए वो कर रहे हैं। क्या करो, नेट करो और नेट रिजल्ट को शो करो, पॉजिटिव है तो इनकम में, नेगेटिव है तो एक्सपेंस में। दूसरा समझो अभी है ही नहीं, समझो अभी नहीं है सही, पर समझो अभी नहीं है, ओके। हाँ जी, सूंड्री एक्सपेंसेस नहीं, इवेंट, हाँ सूंड्री एक्सपेंसेस कोई लेजर नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है, फिगर क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट 15 है, ओनली 15, एग्जैक्ट 15, कोई पॉइंट नहीं ना यार। अच्छा, 15 से सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, रिसीट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। लास्ट कंपटीशन एक्सपेंस, इसका लेजर है, ठीक है, तो इसको लेजर में पोस्ट कर दें। कंपटीशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 12.6 से। अब ये अगर ना लेजर होता तो सीधा 12.6 उधर चला जाता, अब यहां एडजस्टमेंट करा के जो एक्सपेंस निकलेगा वो उधर चला जाएगा, कोई मसला जी। तो ये जनाब रिसीट पेमेंट, ठीक है। और क्लोजिंग कहां जाएगा, क्लोजिंग कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ये लिख लो, मैक्सिमम क्या होगा, कल की तरह से गलती हो जाएगी, वैसे इस सवाल में नहीं है, इस सवाल में नहीं है, लेकिन कल की तरह से गलती हो जाएगी तो क्या करोगे, काट दोगे, ब्रैकेट में लिख के सही वाली फिगर लिख दोगे, मसला क्या है, अभी लिख लो वरना भूल जाएगा। ये दोनों बातें गलती हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ी सी ना तरतीब का ख्याल रखना है। तो आपको नजर आ रहा है कैंटीन का स्टॉक मौजूद है, ऐसे ही है, तो स्टॉक जरा पहले आना चाहिए। ये स्टॉक नहीं, इन्वेंट्री लिखा हुआ था ना यार, चलो खैर माफ़ी भी नहीं देते आप लोग मुझे। इन्वेंट्री कैंटीन की, फिर कोई डेटर्स हो, ठीक है, कोई इन्वेंट्री हो, कोई प्री पेमेंट्स हो। कैश एंड बैंक ना नॉर्मली एंड पे लिखते हैं, ठीक है। प्री पेमेंट भी नज़र एक आ रही है, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, कोशिश करनी है। अगर कोशिश के बावजूद मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने लिख दिया कैश एंड बैंक और बाद में एडजस्टमेंट में निकल आया प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स में लिखना है ना, तो बाद में भी लिख दोगे तो खैर है, कोशिश फिर भी करनी है। प्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि आप करंट एसेट्स में भी एक तरतीब रखते हैं। नॉर्मली क्या रखते हैं, कम लिक्विड से ज़्यादा लिक्विड की तरफ आते हैं,
स्टॉक हो गया, ट्रेड डेट्स हो गए, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवर्स हो गए, और फिर नॉर्मली बैंक हो गया और कैश हो गया। ये तरतीब होती है, कोशिश करनी है इसको फॉलो करने की। ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बाद में एडजस्टमेंट निकला है तो बाद में भी लिख लेना। अब मुझे तो नजर आ रहा है ना कि इन्वेंट्री है, तो मैंने उसकी जगह खाली छोड़ी, ठीक है। चलो अभी मैंने लिखा नहीं, लेकिन चलो जगह मैंने खाली छोड़ दी। मैंने एक लाइन खाली छोड़ दी इन्वेंट्री के लिए, मैंने एक लाइन खाली छोड़ दी कि जी मेरे पास वो एडजस्टमेंट पड़ी है, प्री पेमेंट आती नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं कैश एंड बैंक लिख रहा हूँ, कैश एंड बैंक, रिसीट एंड पेमेंट, कैश एंड बैंक के कंबाइंड लेजर को कहते हैं ना, कैश एंड बैंक लिख रहा हूँ। अब बाद में कोई और मुसीबत निकल आती है तो कोई बात नहीं यार, खैर है, उसको फिर कैश एंड बैंक के बाद लिख लेना। अपनी से तो कोशिश की ना हमने, एग्जामिनर को भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो कैश एंड बैंक ले जी, कैश एंड बैंक, या रिसीट एंड पेमेंट भी लिख सकते हो। क्या आ गया जी? 641.6। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये आ तो रहा था अच्छा ये भी तो नजर आ रहा था, चलो खैर कोई बात नहीं। क्या चीज? सब्सक्रिप्शन इन एरियर। तो चलो अब ऐसे ही कोई मिस हो गया, आज फिर मैं बता रहा हूं, ऐसे ही कोई मिस हो गया तो बाद में बना लिख लेता है, कोई बात नहीं, खैर है। ओके चलिए, कोशिश ये करनी है कि आपने इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, और फिर कैश एंड बैंक पे जाना है। लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी कोई चीज बाद में निकल आई, कोई बात नहीं, कैश एंड बैंक के बाद लिख देना, खैर है, ठीक है। माफी है, वैसे तो नहीं है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो एक तरतीब होनी चाहिए। अच्छा जी, लो भाई, अल्लाह अल्लाह करके ये भी हो गया। अब क्या रह गया यार? बस ये एडजस्टमेंट्स रह गई हैं। पहले एडजस्टमेंट 7 कर दो। एनआरवी ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 55। ओहो, हमारे पास कितने पे नजर आ रही है ये? 60 पर। और कितनी एनआरवी थी इसकी? थी एनआरवी कितनी थी? तो कर दो यार 55 पॉइंट, बस एनआरवी गल। अब चूंकि हम इन्वेंट्री का लेजर खुद बना रहे हैं, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। तो जब ओपनिंग को हमने सही कर लिया तो कॉस्ट ऑफ सेल सही निकलेगी, क्या नहीं? बैलेंसिंग जो हमने निकालना है, ओपनिंग हमने लिखा 60, सवाल में बताया था, उन्होंने कहा एनआरवी इसकी 55 है, हमने 55 पे कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर तो हमने निकालनी है, तो जब हमने ओपनिंग सेट कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर खुद ब खुद सही आ जाएगी ना, यही करना। एनआरवी लॉस, पहली बात है पिछले साल में लॉस बनता है, ठीक है। इस साल में तो वो लॉस नहीं, ओपनिंग स्टॉक है, ज़्यादा सोचना नहीं वैसे। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर, समझाता हूँ ये बात, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री पिछले साल ओपनिंग 20 था, आपने परचेजेस की, जो क्रेडिट परचेजेस की आपने 50 की, कॉस्ट ऑफ सेल आपने बाद में निकालनी है, ठीक है। और क्लोजिंग आपका है 60, 150, ठीक है, इसको 70 कर। अच्छा जी, बैलेंसिंग क्या आता है? बैलेंसिंग निकालो, क्या आता है? हाँ नहीं, 70 और 150 बन गया 220, 220 में से 60 गया तो अच्छा 160 ही हो, वाह 160। अच्छा अब आप कहते हो ओहो ये बैलेंसिंग आपने 160 निकाला, ऐसे क्या ना? अब इसको ध्यान में रखना, आपने कहा ओहो ये 60 नहीं था, ये तो 58, कितना 55 था, ये कितना था 55 था। तो अब बैलेंसिंग अगर निकले तो क्या होगा? 160, ये क्या होगा? 5 से कॉस्ट ऑफ सेल, तो लॉस चार्ज होनी क्या? क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को सेट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का असर बैलेंसिंग निकला तो कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ गया। यही तो करते थे असल में, पर पीरियोडिक में भी। अब परपैचुअल है तो लग परपैचुअल है, पर हमने बनाया ये तो सिस्टम ही को नहीं, तुझे कोई परपैचुअल फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। हमने इन्वेंट्री का लेजर बना दिया अपनी सहूलत के लिए, तो हमने क्या किया? क्लोजिंग सही किया, क्लोजिंग सही किया तो बैलेंसिंग सही आ गया। अच्छा अब ये तो पिछले साल की बात होनी थी ना, पिछला साल तो गुजर गया, गया खूह खाते। हम लोग पिछले साल के स्टार्ट से, पिछले साल क्लोजिंग से थोड़ी ओपनिंग शुरू कर रहे हैं, वैसे कर भी रहे हैं तो ओपनिंग है ना। अब इस साल का जो इन्वेंट्री का लेजर है, इसमें अगर आप ब्रॉड डाउन 60 ही लिखें, बाकी सब कुछ आप क्लोजिंग वगैरह उठाकर लिखें, तो बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल जो आएगी उसमें ये 60 का असर होगा। अगर आपने यहीं पर ही इसको सेट करके 55 कर दिया तो इसका जो भी असर पड़ता है, वैसे ओपनिंग का असर क्या है? ओपनिंग कम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना होता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट ऐसी है। लेकिन छोड़ो इसको, हम क्यों सोचें, हमें क्या जरूरत है? हमने तो जब सीखा भी था तो मैंने कहा था क्लोजिंग को ही बस सोचना, ओपनिंग को कभी नहीं सोचना, वरना गले पड़ जाती है बात है। ज़्यादा चीज़ें कैसे बंदा याद रखे? तो खैर इसका बस इतना सही काम था।
एडजस्टमेंट हो गई। चूंकि अब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल इस लेजर में से बैलेंसिंग निकालनी है तो एडजस्टमेंट खुद ब खुद उसको चार्ज होगी जो भी होनी। ठीक है, मैं तो समझे सी आसान एडजस्टमेंट इसलिए पहले कर लो। चलो जी, एडजस्टमेंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40। ये क्यों बता रहे हैं? डेप्रीसिएशन करते हुए उसने कहा है 3156 का 60% करोगे तो ये क्या है, ये फ्री होल्ड लैंड है, और 40% करोगे तो ये क्या है, बिल्डिंग है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डेप्रीसिएशन के वक्त बिल्डिंग पोर्शन, और जो बिल्डिंग पोर्शन होगा उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, ऑन कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे चलना है ना 5%। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर आकर कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन किस चीज़ की जी, क्लब हाउस एंड, यही है ना, क्लब हाउस एंड कोर्स। इधर देखो, अब यहाँ वर्किंग में मैं कर रहा हूँ बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट। कैसे करूँगा, उसने कहा है जी 3156 का जो 40% है ना वो बिल्डिंग पोर्शन है। 40% हो गया, बोलो इसका कितने परसेंट, इसका 5% क्या है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। कितना बनता है, 60, ओनली 63, 63 ठीक है। फिर इधर भी पॉइंट आ रहा, 63.1 कर लो फिर, ठीक है। चलो अब एक डेसिमल में आप चल रहे हो तो 63.1 एंट्री देखना, 63.1 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लो डबल एंट्री हो गई। समझ आई, समझ आई है तो अगले की करो। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर की जल्दी करो। फर्नीचर एंड फिक्सचर में कितना लैंड और कितना बिल्डिंग, अच्छा चले वो सारा ही है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कॉस्ट है 552, 10% स्ट्रेट लाइन, वेरी सिंपल, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। 55.2 डायरेक्ट ही लिख सकते हो, लेकिन शो कर देना, शो मार देना, थोड़ी सी पर्चे में थोड़ी सी शो मार देना है। यार कैसी उदासी छाई हुई है आज क्लास। हाँ जी, ले आओ इधर जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अब निकालने लगे किसका जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का। हाँ जी, क्या है कॉस्ट 552, ये सारी की सारी कॉस्ट है और कॉस्ट पर ही रेट लगाना है। कितना रेट लगाना है जी, 10%। तो ये कैलकुलेटर की जरूरत ही ना पड़ी, डायरेक्टली आपने निकाल लिया। 55.2 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर फिक्सचर का डेबिट, और ये इसकी कम्युलेशन आ गई 55.2। अब इन दोनों एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, सवाल तो खत्म हो गया। तो यही ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएगा, ओपन क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में नेट कर दोगे ब्रैकेट, ठीक है ना। और अगर इनमें कोई चेंज आता तो वो भी एडजस्ट हो जाता है। समझ आ रही है। आखिरी है कोर्स इक्विपमेंट, जिसका 20% स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कोर्स इक्विपमेंट से पहले जरा पॉइंट नंबर 4 पढ़ लीजिए, क्योंकि कोर्स इक्विपमेंट में डिस्पोजल भी आ गया ना। तो कह रहा है कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 वॉज डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19,800। तो ये तो हमें देखा लग रहा है 19,800। हाँ ठीक है, वहाँ ना भी बताता तो वहाँ बताया हुआ था, यहाँ ना भी बताता तो वहाँ बताया हुआ है ना, ठीक है। खैर चले, क्या कह रहा है, 55,000 का की कॉस्ट वाला इक्विपमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है 19,800 का। तो कोर्स इक्विपमेंट के अकाउंट में से आपने क्रेडिट किया 55, डिस्पोजल में फेंकना है ना, तो क्रेडिट 55 यहाँ से क्रेडिट हो गया, और डिस्पोजल अकाउंट में 55 क्या हो गया, डेबिट। कोर्स इक्विपमेंट से आ गई हमारे पास कॉस्ट। अब अगली मुसीबत पड़ गई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। वो क्या कह रहा है आगे, द कोर्स इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 2008, और डेट ऑफ सेल क्या है, आगे ना पढ़ो, डेट ऑफ सेल क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है, नहीं डेट ऑफ सेल क्या है,
नहीं, डेट ऑफ सेल क्या है बताई नहीं है। पहले तो ये मुझे बताओ, तो आप लोग तो अजम्पशन बताने लग गए डायरेक्ट। डेट ऑफ सेल ढूंढो तो सही पहले। अगर डेट ऑफ सेल होगी तो डेट ऑफ सेल तक डेप्ट करना है इसको, ठीक है। डेट ऑफ सेल मिसिंग है सवाल में, तो फिर अज्यूम करेंगे साल का पहला दिन। बाकी आखिरी दिन, तुमने आखिरी बोला, तुमने साल का आखिरी दिन बोला ना, बोला ना, मान तो लो, मान तो लो। और अल्लाह के बंदे, एडिशन हो या डिस्पोजल हो, अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल दोनों मिसिंग हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करना है। इसका मतलब एडिशन है तो पूरा साल डेप्रिशिएट कर दोगे, डिस्पोजल है तो पूरा साल डेप्रिसिएशन नहीं करोगे, ठीक है। वैसे उसने अगली लाइन में ये बात आपकी सहूलत के लिए बता दी थी, नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि यकम जनवरी 8 को खरीदा था तो यकम जनवरी 9, यकम जनवरी 10, यकम जनवरी 11, यकम जनवरी 12, 4 साल हुए। यकम जनवरी 12 साल के पहले दिन तक 4 साल बनते हैं और चौथे साल के पहले ही दिन, मतलब 4 साल के एंड पर या 5वें साल के पहले दिन ये बिक गया। तो अब मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। बचपन से सिखाया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इधर है ना, इधर ये, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहीं पे निकल आनी है। ये देखो 500, ये कितना है, 1262 इंटू 4 अल हैं। एक बार रजू कर लो, तुसी भी कर लो पाए को नहीं समझ आई। हाँ, सारी कॉस्ट लेंगे तो ऐसे ही जवाब आएगा ना। डिस्पोजल की बुक वैल्यू, डिस्पोजल की वैल्यू निकालनी है या सारे एसेट्स की निकालनी है, तो 55 लेना चाहिए ना बेटा, 55 की कॉस्ट, ठीक है। रुजू कर लो यार, ज़रा थोड़ा सा छोटा करके लिखे, चलो खैर जान दो जी। 55 इंटू 15, 20%। अब ये क्या है, 1 साल की डेप्शन। कितने साल इसको हमारे पास हो गए, पूरे 4। इस साल के तो पहले दिन हमने डिस्पोज कर दिया ना जी, 44। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब बाकी एसेट्स की डेप्शन निकालनी है, ठीक है। देखें, आपको पूरी वर्किंग अगर करवाऊं, वैसे आप भूले तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर पूरी वर्किंग कराऊं तो वो यूं बनेगी। क्या चीज़ है, कोर्स इक्विपमेंट, बोलो। तो डेप्रिसिएशन हम कोर्स इक्विपमेंट की अगर निकालें तो वो यूं होता था, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, याद है, एक्सक्लूडिंग। ये पूरी वर्किंग यहाँ कर रहे तो फिर एक लाइन, 1 लाइनर वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, याद आ रहा है, इनटू रेट। अब कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है, 1,262, सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। माइनस, अच्छा ये पड़ी भी यहाँ से देख लेते हैं, यूँ करते ना, यूँ नज़र आ जाता, चलें खैर। उसमें से माइनस करें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 55। अब जो बचा उस पर लगा दो 20%। आंसर क्या आ गया, 240.4। उसके बाद ऑन एडिशंस होता था, याद है, कितना है, कोई नहीं है। फिर ऑन डिस्पोजल तो है 55, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन इस साल में, डिस्पोजल साल में नहीं चार्ज की, तो इसका मतलब सिर्फ 241 ही आना था। तो ये तो आपको रिवाइज करने के लिए मैंने पूरी वर्किंग कर दी, पर पर्चे में जब आपको नज़र आ रहा है एडिशन है नहीं, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन नहीं है, एक कुंज कोई नहीं, एक चुंज कोई नहीं, तो फिर ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन एक ही लाइन में निकालनी है। तो वहीं जाके वर्किंग में क्यों ना निकाल लूँ। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर लिखे वर्किंग नंबर 12.1 और अपने 12 के नीचे इस वर्किंग को यूँ कर ले। मैं इसको ऐसे करना दिल नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये क्या करनी वर्किंग, ठीक है, ये वर्किंग को क्या करना, जैसे बीच फंस गई, ये समझ नहीं आ रही। एक तो इनू साइड ते ले आओ भाएं नू, दूसरा इनू थोड़ा जा। तो अगर कोई चाहे कि जी नहीं जी मैंने तो ये वर्किंग ही करनी है, शो मुझे नहीं समझ आ रही है, अब डायरेक्ट नहीं करना होना मुझे, तो वर्किंग 12.1 वो कर ले इसको, पर ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है
ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, मतलब तो सिर्फ ओपनिंग ही है ना, तो वही एक लाइन में कर लें। यही वाली वर्किंग जो शो करनी है छोटी सी, ये देखो इधर डेप्रीसिएशन, अगर कोई मसला होता एडिशन भी होता या डिस्पोजल की डेप्शन होती इस साल की, तो चलो कोई वर्किंग कर लेते थोड़ी सी, ठीक है ना। मैं यहाँ डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। क्या कोर्स इक्विपमेंट की डेप्शन कैसे है जी? ओपनिंग कॉस्ट 1242, ऑल अच्छा 1262 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल -55, -55 क्या है? डिस्पोजल की कॉस्ट। ये बाकी कॉस्ट बाकी बच गए, उस पर लगाओ 20% पूरा साल, तो यही अभी आपने निकाल कर दिया 241.4। तो ये जनाब आपकी डेप्शन आ गई 241.4, डबल एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 241.4, ठीक है जी। अच्छा, अब जिसका ये दिल नहीं कर रहा कि इस तरह से डायरेक्ट हो, उन्होंने इसी के नीचे 12.1 कर लेनी है, और 12.1 ये इस तरह से लिख लो ताकि आपका वो पुराना का नॉलेज रिवाइज हो जाए। ये ऐसे कर लो, ठीक है, समझ आई है? तो क्या पसंद करेंगे अहमद आप? मेरा तो दिल है वही कर लो, थोड़ा तकड़े हो जाओ, है ना। हाँ जी, लो भाई, ले दे के रह क्या गया है? ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट, और अगला तो मैंने पहले ही करवा दिया, ठीक है। अब इंश्योरेंस वाला पॉइंट पढ़ो, एक्रूअल प्री पेमेंट्स का टॉपिक है, ये इधर आ गया, मटर भी साथ ही आ गया, आलू तो है ही सी, मटर भी है जी। जल्दी से एडजस्टमेंट कर दो। जी जल्दी करें, आपने करनी है एडजस्टमेंट। हो भी गई। हम इस वक्त खड़े हैं 2012 में, ठीक है, सही है। देखें, कहता है द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब अगर पेड ड्यूरिंग द ईयर है तो मैंने लभेगा कितों? ये रिसीट पेमेंट फॉर द ईयर ही तो है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, ये रिसीट पेमेंट्स हैं जिनमें ये पड़ा है 72,000। तो इसके बारे में एडजस्टमेंट नंबर, ये तो कैश है ना, कैश का पे होना तो सारा ही रिकॉर्ड होता है, आपको पता है, याद होगा कि गूगल जब सिखाया तो मैंने कहा था कैश को तो रिकॉर्ड करेंगे हम अन्यवा, याद है मेरे अल्फाज। तो कैश चाहे अगले 50 साल का इकट्ठा दे दिया हमने, उसको रिकॉर्ड करना है, बाद में देखेंगे प्री पेमेंट है या कुछ कम पे हुआ है, पेएबल है, ठीक है। तो इस 72 के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 5 में कुछ कह रहा है, चल के पढ़ते हैं। ये 72 के बारे में कह रहा है, दिस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके आगे मैंने लिखा ये सारी लाइन का मतलब क्या है? 72,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही नज़र आ रहा है ना आपको, पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, उसके बारे में कहता है ये कवर करता है पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 12, हमारे साल के 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टू 30 सितंबर 13, अगले साल के भी 9 महीने आ गए, तो ये क्लोजिंग में 9 महीने प्रीपेड बनेंगे, ठीक है। तो हमने लेजर के अंदर आकर लिखा ऐसे कर, 70 में से क्लोजिंग प्रीपेड है, कैरी डाउन 72 में से कैरी डाउन कितना आ रहा है देखिएगा, 72 जो है ये तो साल का है, साल को कवर कर रहा है ना जी, साल का है, तो डिवाइड बाय 12 किया तो पर मंथ हो गया। कितने महीने का प्री पेमेंट है? 9 महीनों, अगले साल के 9 महीनों का, तो ये जनाब 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 54। हाँ ये समझ आया। अच्छा, अब मैं अभी उधर जा रहा हूँ, मैंने तो भी पढ़ा नहीं, 48 है क्या, कहाँ लिखा हुआ है?
कहाँ लिखा हुआ है 48? मैंने तो जितना पढ़ा उसमें तो कहीं 48 नज़र नहीं आया। मैंने रिसीट पेमेंट से 72 उठाया जो ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है, और मैंने फिर अभी लाइन जो पढ़ी है उसमें वो कह रहा है ये जो 72 पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये कवर करता है हमारे साल का 1 अक्टूबर शुरू होगा 12 से, अगले साल 30 सितंबर 13 तक। तो इसका मतलब हमारे साल का अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें कवर हुआ, और अगले साल के 9 महीने भी इसमें पड़े हैं, तो वो हमारे लिए इस साल के एंड पे क्या है? प्री पेमेंट। यहाँ पे बात मैंने ख़त्म कर दी है पिछली वाली, अभी फुल स्टॉप के बाद अगली बात मैंने पढ़ी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द प्रीमियम फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू। अब प्रीमियम हमेशा याद रखना, खामोशी केस में वो एनुअल ही होता है, मैंने बचपन से आपकी बात सिखाई हुई है। इंश्योरेंस वाले एनुअल ही प्रीमियम लेते हैं, और अगर कहानी चुप है तो मतलब ये सेम अरेंजमेंट चल रहा है, यानी आपका ये प्रीमियम कवर कर रहा है ना 1 अक्टूबर से 12 से 30 सितंबर 13 तक, और वो कह रहा है पिछले साल का प्रीमियम जो है वो कितना है? 48, और बाकी चुप है, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन यही है कि फिर वो 1 अक्टूबर 11 से 30 सितंबर 12 तक था। ठीक है, अब चेंज क्यों हो गया? और भाई महंगाई बढ़ रही है, अब प्रीमियम भी इंश्योरेंस वालों ने बढ़ा दिया, मसला क्या है? तो ये येलो लाइन है पिछले साल का 48 रुपया जो कवर कर रहा था वो, और ये ग्रीन लाइन जो है ये हमारे साल के 3 और अगले साल के 9 महीने। अब यहाँ खड़े होकर ये ग्रीन के ऊपर जो 72 था, इसको तो आपने कह दिया जी ये 72 जो है इसको आप कर दो 9/12, क्योंकि डिवाइड बाय 12 करें तो पर मंथ आता है, जिसमें से 9 मंथ्स अभी हमारे साल में फॉल ही नहीं कर रहे। तो ये आपने कितना किया? 50 कितना था? 54। ये क्लोजिंग प्रीपेड है। तो साथ ही उसने कह दिया पिछले साल भी ऐसा ही था, तो आपने कहा अच्छा इसका मतलब है कि 1 जनवरी 12 पर या 31 दिसंबर, पिछले साल 31 दिसंबर 11 पर भी यही हुआ होगा, पर उस वक्त 48 रुपये थे प्रीमियम, जिसका 9/12 करें तो कितना बनता है? ये एक मुश्किल चीज़ थी जो पर्चे में शायद बच्चे से मिस हो गई हो। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, अगर मिस हो भी गई तो नंबर देखो ना, 24 नंबर का सवाल है, ये 54 था। ठीक है, तो ये असल में थोड़ी सी कहानी थी जिसमें 48 के बारे में ये नॉर्मल अजम्पशन बनती यही है, जब वो कह रहा है कहानी इस तरह से और पिछले साल का प्रीमियम ये था, तो फिर कुछ ने मैक्सिमम ये गलती क्योंकि अज्यूम कर लिया होगा कि जी ये जो 48 है ये पहले 9 महीनों का है बस, तो उन्होंने ओपनिंग प्रीपेड नहीं लिखा होगा, तो कोई मसला नहीं है। उनकी एक फिगर यहाँ से एक्सपेंस की गलत निकली होगी, दूसरी फिगर उनकी ओपनिंग कैपिटल वाली मिस गलत निकली होगी, कोई नहीं, वो 24 नंबर में से 2 नंबर चले गए, बाकी तो फिर भी हैं। बहरहाल ओपनिंग प्रीपेड भी था। तो कितना जी? 48 डिवाइड बाय 12 किया, पर मंथ हो गया, इंटू 9 किया तो ये ओपनिंग आ गया। चलें जी, सवाल हैज़ बीन डन एंड डस्टेड। एक चीज़ ज़रूर अभी रहती है जो मैंने पहले ही करा दी है, लेकिन उस चीज़ का मसला ये है कि उसके लिए पहले मुझे सारा सवाल ख़त्म करना पड़ेगा। ये बोनस या प्रीमियम जो बोनस मिलना है, ये बोनस तो तब मिलेगा जब कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी, और फिर प्रॉफिट बिफोर बोनस निकलेगा, फिर लगाएंगे तो उस पर फॉर्मूला वो पहले ही सिखा दिए। लेट आने वालों मैंने पहले सिखा दिए, पार्ट 1 अपलोड हो जाएगा, उसमें देख लेना। ठीक है, चलो अब बैलेंसिंग शुरू करते हैं फिर। ओहो, रिसीट पेमेंट नहीं लिखा जी। ट्रेड पेबल्स का लेजर आपको क्या दे रहा है? क्रेडिट साइड पर इन्वेंट्री बैलेंसिंग कितना? 197.2। तो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ पे आ गया। क्रेडिटर्स वर्किंग नंबर 2 से आया 197.2, लेकिन जैसे ही ये पूरा हो गया है इसका क्लोजिंग ले जाओ वरना फिर भूल जाओगे। तो ट्रेड पेबल्स कैंटीन के आ गए कितने जी? 55.2। ये आपने नहीं निकाले, सवाल में गिवन थे, लेकिन लिख देना वरना ये लेजर गया तो ये क्लोजिंग मिस हो जाएगा, रह ना जाए। ठीक है, अच्छा अब डिस्पोजल का लेजर बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? ओह, तो ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाना है। बैलेंसिंग कितना? 8 पॉइंट। अब देखो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है
और इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट, तो ये तो क्या आया है, गेन, क्या है ये, गेन ऑन डिस्पोजल। तो यहाँ पे आपने आकर लिखा गेन ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर, ओ अच्छा चलो पहले आ गई ना जी, 8.8। हाँ जी, को मसला, चलो इसका क्लोजिंग कोई नहीं होता, इसका बैलेंस यही होता है जो आ गया। नेक्स्ट, कैंटीन इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल अब आपका निकल आएगा बैलेंसिंग 212.9। ये 212.9 आपने लिख दिया इधर। ये मैंने ज़रा आज कंजूसी की है बच्चों, यहाँ पे इसके नीचे आना चाहिए था जीपी, फिर जीपी के बाद ये एक्सपेंस माइनस होना चाहिए था और आना चाहिए था नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस, और इसमें से फिर क्या माइनस करना चाहिए था, बोलो, बोनस, और फिर पहुंचना चाहिए था नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। तो वो बीच में मैंने एक चीज़ खा ली है, उस पर कोई एतराज़ तो नहीं है आपको, जगह की तंगी की वजह से ज़रा मैंने खाई है, को मसला, माजरत, वो फॉर्मेट बनाते हुए जहन में नहीं था ना, तो बाद में मैंने मिटाया नहीं। तो एक मैंने थोड़ी सी वर्किंग है, वैसे रिक्वायरमेंट है मेरी, वर्किंग नहीं है रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये कॉस्ट ऑफ सेल के बाद जीपी आपने लिखना है, लिखना है, लिखना है, ओके। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ ये भी फटका दो फिर एडजस्टमेंट, क्या है बिफोर, क्योंकि ये कर लिया ना, पहले ही कर लिया। ये 39,000 कितना था, 39,000, 39.6 यही था ना, चेक कर लो यही था क्या, चेक कर लो, अभी कैलकुलेट कर लो, अभी कैलकुलेट कर लो, 331 माइनस 212.9 माइनस ये 78 करके यही आता है 39.6। अब उसने सवाल में पढ़ो क्या कहा, कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट। अगर बिफोर चार्जिंग हिज बोनस होता तो इसी 39.6 पे 20% लगा देते, पर जालिम ने क्या कहा, आफ्टर चार्जिंग। तो अब इसका शॉर्टकट है, इसीलिए ये सिखाया कि टाइम बचता है। तो यहाँ पे आके आपने लिखा 39.6 और आपने कहा इसको मल्टीप्लाई करो बोनस की परसेंटेज से, जो कितनी है जी 20%, और डिवाइड कर दो 100 प्लस बोनस की परसेंटेज से, यानी 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120%। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 6.6। अब इसकी डबल एंट्री करनी है क्योंकि कैंटीन मैनेजर एंटाइटल्ड है इस बोनस का, तो ये जो 6.6 है क्या ये पे हो गया है? अगर पे हुआ होता तो रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड पे नजर ना आ जाता, और तो एंड पे जाके सारे रिजल्ट्स निकले तो फिर ये पता लगा कि इतना बोनस है। तो अब इसकी डबल एंट्री पूरी पोस्ट करो, ये बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेएबल क्रेडिट। ये भी एक छोटा सा मसला था जो बच्चे को हो सकता है पर्चे में आया हो। हाँ जी, नेट प्रॉफिट बता दो 33, तो 33 प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ए से 33। हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ कि जा रहा है? अच्छा, सब्सक्रिप्शन इनकम में आपको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग निकल आया कितना, 686.4। एक मिनट, एक चीज़ भूल गए, देखा ना, एक चीज़ भूल गए, ये क्लोजिंग नहीं लेकर गए यहाँ पे, फिर बाद में मसला हो जाता है। तो इन्वेंट्री कैंटीन जी कितना, 39.5। अच्छा, अब इससे आगे चले, इन्वेंट्री कैंटीन इज ओवर, नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन का अकाउंट 686.4 इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम में आ गया 680, वर्किंग नंबर बोलो, वर्किंग 4 में रेफर कर दिया हमने 680.4। अब इसके क्लोजिंग्स भी दोनों पहुंचाओ, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है जी, वो क्लोजिंग एडवांस 35.5, और साथ ही दूसरे वाले को ना भूलना, ये क्या है, एरियर रिसीवेबल एसेट इसी तरह आता है ना, तो यहाँ पे आके आपने लिखा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ये सब वर्किंग कोई नहीं है, वर्किंग नहीं है, सवाल में गिवन थे जी, ठीक है जी। आगे बढ़ो, टेलीफोन एक्सपेंस, इसमें आपको इनकम एक्सपेंस वाली फिगर मिली जो कि एक्सपेंस है, कितना
21 पॉइंट, तो ये 21.7 टेलीफोन एक्सपेंस इधर आ गया। वर्किंग का रेफरेंस दो। 21.7 और इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस ड्यू कितना 5.9। कुछ थोड़ा पैटर्न समझ में आने लग गया, ठीक है ना। तो ये सवाल के बाद फिर काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है जी। कंपटीशन एक्सपेंस में से एक्सपेंस की फिगर कितनी निकली अब? हाँ, ये 13.3। वैसे तो एक्सपेंसेस में जाना था, लेकिन कंपटीशन के नेट रिजल्ट वाला चक्कर करना है, तो 13.3 इधर आ गया। वर्किंग नंबर 6 जी। तो नेट आंसर चलो कर लेते हैं, अब एंड पे ही करते हैं फिर जी। अब लेकिन कंपटीशन पेएबल है, कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल है, तो लायबिलिटीज में लिखना मत भूलना इसको। बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको जी। कितना है जी? 3.9। इंश्योरेंस एक्सपेंस में से एक्सपेंस निकल आया, इनकम एक्सपेंडिचर में जो जाना है कितना? 54। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, या अल्लाह जगह ही कोई नहीं बची। इंश्योरेंस एक्सपेंस वर्किंग नंबर 14 कितना जी? 54। और क्लोजिंग में क्या है? प्री पेड इंश्योरेंस है 54 की। चलो इसको थोड़ा सा नीचे अब कर ही लेता हूँ। 641 पॉइंट कितना था ये? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना था जी क्लोजिंग? 641.6। अच्छा जी, ये आ गई मेरे पास। आपका जगह नहीं, आप अगली लाइन में लिख लो। ओके, प्री पेड इंश्योरेंस, ये आपने वर्किंग नंबर कौन सी में निकाली है? 14 में ही। क्लोजिंग भी आपने वही निकाला था, कितना? 54। अच्छा 54 इधर, 54 ही इधर, मजे की बात। चलो खैर जी। नेक्स्ट, इसका क्लोजिंग ऐसे ही आ जाएगा 3156। इसका क्लोजिंग बैलेंसिंग बता दो। 277.7। फर्नीचर फिक्सचर का क्लोजिंग ऐसे ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं था। और इसकी डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग 221.2। कोर्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग आ जाएगा 1207। कैलकुलेशन सही से कराना। और इसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्लोजिंग आ जाएगी 739.4। ठीक हो गया। सर को कहना जरा 5 मिनट दें, आज बच्चों के आने में ना थोड़ा टाइम लगा। लो भाई, अब ये क्लोजिंग इधर ले आओ। सर अभी आए नहीं ना, इसलिए, वरना सर ने कहना कोई नहीं जी। को क्लब हाउस एंड कोर्स, इधर देखो क्लोजिंग। वर्किंग का रेफरेंस देना है तो दे दो। वर्किंग नंबर 7 माइनस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन 277 पॉइंट, वर्किंग नंबर 8। ऐसे काम चला लें आप। बताएं बुक वैल्यू 0.3। ऐसे ही अगला है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जी। कॉस्ट 552 दे दो। वर्किंग का रेफरेंस फिर आप बना जो लिए 9 माइनस वर्किंग नंबर 10, बुक वैल्यू 0.8। भाई सर आए तो मुझे बताना, ठीक है। हाँ ज़रा बाहर जाके पहले ही बताना, सर के आने से। सर में से पहले आ जाना। अच्छा तुम लोगों से छुप के जी। कोर्स इक्विपमेंट कॉस्ट वर्किंग नंबर माइनस 739.12 जी 467.6। तो ये थोड़ा सा लेंथी काम था और तो कुछ नहीं, ठीक है। अब बस ये टोटल करो। ओहो, ये टोटल करो 39.5 नेट में। इसका टोटल नेट में तो कंपटीशन इनकम में से, रिसीट में से एक्सपेंसेस को करना था नेट, और किसको करना था? रिसीट पेमेंट, वो इनकम एक्सपेंस है ना, इसकी इनकम यही ले ली क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो इनकम बन गई। हाँ जी 33.3। इसका आंसर क्या आता है?
153 पॉइंट, ये चेक कर लें ज़रा क्योंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं, सर से पूछ लेते हैं। चलो रहने दो सर, पूछने टाइम लग जाना, सर ने तो पहुंच ही जाना जी। क्या है आंसर? 153 पॉइंट, भाई ने बोला 38, किसी ने एतराज़ नहीं करना तो मैंने ये लिख देना 153.38। ओके डन, अंडरस्टूड। बाकी भी कैलकुलेशन कर लो। ये 153.38 इधर आ गया। कोई चेंज होगा? हाँ, कोई चेंज होगा तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। अब सारा सवाल हो गया है, सिर्फ क्या रह गया है? जनरल फंड क्लोजिंग बैलेंस, जो कि वर्किंग वन से आना है, और उसके अंदर क्लोजिंग तब आना है जब ओपनिंग ने आना है। भाई चेक का सरप्लस सही है? सही है। चलो अब जी, लाल मार्कर इज आउट और सारे ओपनिंग पकड़ो। ये लायबिलिटी है, एसिड, अभी भी सर नहीं आया यार, मेरे को त्राह ना कटो बुए खोल खोल के यार जी। फिर ये एसिड भी है, लायबिलिटी भी है, लायबिलिटी लायबिलिटी, एसिड एसिड, लायबिलिटी एसिड, मतलब लाइक लायबिलिटी, नेट तो करेंगे ना। एसिड लायबिलिटी, ए लाल ने बस ते सवाल है, पहले ही मैंने लिख दिया। ये नहीं, बैलेंसिंग ना निकालना खुदा के लिए प्लीज, ये गलती ना करना कभी। कोई और गलतियों से चीज वहां पे सरप्लस गलत निकला हो तो तुम ये फिगर भी गलत निकालो, मुफ्त के नंबर। जो नंबर मिलते हैं यहाँ हो सकता है 2 से 3 नंबर इसके हो, हर फिगर का अलग नंबर होगा। बैलेंसिंग निकालोगे तो फिगर गलत तो सारा गलत। जैसे सिखाया जा रहा है वैसे करो ना यार। तो ये मैंने पहले ही लिख लिया था, शुक्र है बचत होगी। अब 1 बाय 1 लिखवाते जाओ। सबसे पहले क्या है जी? ये है, ये -71 प्लस 55.2 प्लस 15.8 माइनस 55.2, आगे माइनस 3.9 माइनस 3.2 प्लस 36 प्लस 3156 माइनस कर दोगे ना, नेट कर दोगे, -21 4.6 प्लस 552 माइनस प्लस 1262 माइनस 542। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला जी। कैलकुलेटर पे कुछ 4178.9। जरा एक आधा बच्चा और भी बताए मुझे 4178.9 कंफर्म कर दें जी। सही है? 2-3 बच्चों ने किया है। चलो फिर क्लोजिंग बताओ। ओपनिंग प्लस सरप्लस 433 2.28 433 2.28। ठीक है, अल्लाह का नाम लेके बैलेंस करो। $439 4439.38 ये आ गया जनाब फंड्स एंड लायबिलिटी साइड। और इधर टोटल कर दो, वही होगा नहीं, चेक करो, गलती हो सकती है। याद नहीं उस दिन कैश फ्लो के अंदर मेरे से हुई थी गलती, तो हो सकती है ना भाई, इंसान हूँ जी। 0.38 वो कहीं पे डबल एंट्री आपने फिर गड़बड़ की है। हाँ, यहाँ पे 4 है, चले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिया तो फिर यहाँ पे भी 4 लिया जालमों ने, तो यहाँ पे फिर 3 लिया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी फिर 3 लिया, तो यहाँ पे भी फिर क्या आ गया बताओ 4, तो बराबर हो गया जी। मेहरबानी कराया करो, एक जुल्म ना कराया करो। ले जी, अच्छा अब ये सवाल तो आप दोबारा करेंगे ही, यह सवाल दोबारा करेंगे ही, यही दोबारा कर लीजिएगा बस। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ भाई। पूरी